सो हेलो एवरीवन, इससे पहले लोग क्या किए थे? इससे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन क्वेश्चन के जो भी लाइट के चैप्टर थे उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को किए थे और डेरिवेशन वाला पार्ट को कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से 2023 की सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और 50% ही सब्जेक्टिव रहते हैं। तो हम लोगों ने सब्जेक्टिव का कुछ पार्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, 2023 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, आयोडीन युक्त नमक कैसा होता है? आयोडीन युक्त नमक में कैसा होता है? NaCl, KiO3 और क्या होता है? तो पहला क्या है, आयोडीन युक्त नमक कैसा हो जाता है? आयोडीन युक्त में कैसा होता है? NaCl, KiO3, NaCl, Ki यानी कि पोटेशियम आयोडेट और द पोटेशियम आयोडीनेट, मतलब NaCl और ये रहता है। तो हम लोग क्या देते हैं, ये दोनों में रहता है, यानी कि दोनों। उसके बाद क्या हो रहा है, मिस धातु कॉपर और टिन से क्या बनता है? तो कॉपर प्लस टिन दोनों मिला के क्या बनता है? कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा बनता है। उसका जर्मन सिल्वर में क्या रहता है? जर्मन सिल्वर में रहता है कॉपर, निकेल और जिंक। अब कभी भी तुम्हें ये नाम देख के पता चले कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होना चाहिए, नहीं, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। तो 90% कॉपर और 90% टिन से क्या बनता है? कांसा बनता है। ऑक्सीजन गैस में अणुओं के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध रहते हैं? तो देखो ऑक्सीजन कैसे होता है? दो। तो ऑक्सीजन में कितने बंध बनते हैं? दो, यानी कि डबल बॉन्डेड रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो लॉन पेयर होते हैं जो कि दे सकते हैं किसी को भी। इसमें कितने रहते हैं? दो। इसमें क्या रहता है? कांसा। इसमें क्या रहता है? यही। उसके बाद यशद पुष्प क्या हो जाता है? यशद पुष्प किसको बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड या फिर जिंक क्लोराइड या फिर जिंक सल्फेट। तो यशद पुष्प किसको बोलते हैं? जिंक सल्फेट को बोलते हैं। दूसरी बात, उच्च वर्षीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साबुन। जैसे कि देखो, उच्च वर्षीय अम्लों को सोडियम लवण, तो उसको क्या बोलते हैं? रबर, प्लास्टिक, साबुन या फिर अपमार्जक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक अणु कौन सा? पहली बात, इसको क्या बोलते हैं? CHO। CH को क्या बोला जाता है? एल्डिहाइड। COOH को क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक। उसके बाद C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? और देखो इसको कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O दोनों साइड कैसा होता है? कार्बन के एटम्स होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कीटोन। और ये क्या है? दोनों साइड कार्बन की चेन रहती है, तो इसको बोला जाता है ईथर। तो हमें क्या पूछा गया? कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? COOH। निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक एवं कौन सा यौगिक एल्कलाइन होता है? तो एल्कलाइन कौन सा होता है? देखो पहला क्या हो जाता है? इथीन। इथीन क्या हो जाता है ना? इथीन। इथीन C2H4, इसको क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं। दूसरी बात, मीथेन क्या हो जाता है ना? CH4, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन गैस, यानी कि बायोगैस। बायोगैस बोला जाता है, या फिर और इसे क्या बोला जाता है? मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस भी बोलते हैं। दूसरी बात क्या है? एसिटिलीन, जो कि एल्काइन वाला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। और हमारा क्या बोला जाता है? कार्बोलिक जिसके एल्कलाइन रहते हैं। तो एल्कलाइन क्या हो जाता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को ही बेहोशी में हेल्प की जाती है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? बेहोश करने में। बच के रहना कभी देखता ही तो। प्लास्टिक के परमाणु संख्या 19 किसकी हो जाती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। इसकी संयोजकता क्या हो जाती है? अच्छा, पहली बात, पोटेशियम आते किस में है? पोटेशियम आते किस में है? पोटेशियम पहले कौन से ग्रुप में आ जाता है? पहली बात, पोटेशियम का ग्रुप नंबर क्या होता है? ग्रुप नंबर 1 हो जाते हैं। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। अब देखो किसकी संयोजकता 2 होगी? जो भी मैग्नीशियम वाला होगा, यानी कि जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, ऐसा इन सब की क्या होगी? संयोजकता 2 होती है। संयोजकता 3 वाले ग्रुप कैसे हो जाते हैं? संयोजकता 3 वाले ग्रुप नंबर 3 हो जाते हैं, जो कि कौन सा ऑर्बिटल होते हैं? वो कि डी ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि डी ग्रुप के होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? के। इसको कौन सा रहता है? इसमें एक ही रहता है। अब इसको तोड़ भी सकते हो तुम, देखो 19 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 8 8 कितना हुआ? 8 16 17। तो ऐसे ही, तो इसमें कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद क्या होता है? एल्कीन का सूत्र क्या होता है? एल्कीन कैसा होता है? देखो एल्कीन क्या होता है? एल्कीन एल्कीन क्या होता है? इसे मैं कलर चेंज कर लूँ।
एल्केन कैसा होता है? हाँ, एल्केन क्या हो जाता है? CnH2n+2। फिर एल्कीन क्या होता है? एल्कीन क्या होता है? CnH2n। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया एल्कीन। ये किसका है? एल्कीन का है। ये किसका है? एल्कीन का है। किसका है? एल्कीन का है, जिसमें क्या आ जाता है? इथीन आता है। ये किसका है? ये तुम बताओगे मुझे ये किसका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्या पूछा गया? फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, अब देखो फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हैलोजन। इसका ग्रुप नंबर क्या होता है ना? इसका ग्रुप नंबर हो जाता है 17। ये किससे पहले आते हैं भाई? जीरो वाले स्टेट से पहले आते हैं, यानी कि नोबल गैसेस से पहले आते हैं। तो फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन कितने रहता है? फ्लोरीन रहता है 9। क्या रहता है? 9। 19 किसका होता है? तो 19 अभी मैंने बताया था कि पोटेशियम का होता है। 29 किसका होता है? 29 जो होता है कॉपर का होता है। और ये तो मुझे आप बताओगे, और ये वाला मुझे आप बताओगे कि ये किसका होता है। ठीक है, 39 मीन्स कोई विलियम लाल को नीले में बदलता है, यानी कि रेड को ब्लू में चेंज करता है। तो रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है? जल्दी बताओ जल्दी। जिसका पीएच क्या रहता है? 7 रहता है। अच्छा, जिसका पीएच 7 रहता है उसको क्या बोला जाता है? उसको तो न्यूट्रल बोलते हैं ना। अच्छा, 7 से अधिक वाला कौन सा होता है? 7 से अधिक वाले को बेसिक बोलते हैं। 7 से कम वाले को क्या बोला जाता है? एसिडिक बोलते हैं, यानी कि अम्ल होता है। कैसे होते हैं ये? कैसे होते हैं? 7 से कम वाले को क्या बोलते हैं? 7 से कम क्या रहता है? अम्ल होते हैं। ये क्या होता है? बेसिक होते हैं। तो हमें इसका मान बताना है, यानी कि रेड टू ब्लू जाना है। तो उसका कैसा हो जाता है? पीएच, यानी कि रेड से ब्लू जा रहा है, तो ये कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, यानी कि आईबी एजुकेशन बेसिक नेचर का है भाई। मजाक मजाक। ये कैसा हो जाता है? 7 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि रेड से ब्लू जाते हैं तो कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ब्लू से रेड जाएंगे तो, ब्लू टू रेड जाएंगे तो क्या होगा? तब ये कौन सा नेचर का होगा? वो एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक नेचर का होगा तो इसका पीएच क्या होगा? 7 से कम होता है। उसके बाद क्या होता है? बॉक्साइट, नहीं, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाता है? 8 हो जाता है, यानी कि ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद 18 किसका होता है? जल्दी बताओ, 18 किसका होता है? आर्गन का होता है। आर्गन कैसा होता है? नोबल गैसेस होते हैं। 16 किसका होता है? 16 होता है सल्फर का। 12 किसका होता है? 12 होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर कितना होता है? मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर 2 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन कितना होता है? 8 हो जाता है। ऑक्सीजन का होता है 8 हो जाता है। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर कितना होता है? ग्रुप नंबर 16 होता है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। उसके बाद बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मरकरी, आयरन या फिर एल्युमिनियम या फिर जिंक। देखो जिंक का क्या होता है? जिंक सल्फाइड। फिर इसका क्या होता है? जिंक सल्फाइड हो जाता है। तो ये बॉक्साइट किसका होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन भाई, हमेशा ही पूछा जाता है बहुत बड़े क्वेश्चन में। उसके बाद किसका है? एल्युमिनियम का है। इन दोनों का आप बताओगे मुझे। उसके बाद धातुओं की क्रियाशीलता समूह क्या हो जाती है? क्रियाशीलता के बेसिस पे हम लोग ये बताते हैं कि ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है या उसको हटा सकता है या नहीं। तो सही में इसकी क्रियाशीलता समूह क्या हो जाती है? देखो सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोडियम। उसके बाद क्या होता है? मैग्नीशियम, फिर जिंक और कॉपर। सबसे ज़्यादा, अब तुमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा धातुओं में सबसे क्रियाशीलता कौन सा है? सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है? क्रियाशील धातु हमारी सोडियम होती है। सबसे क्रियाशील धातु हमारी कौन सी होती है? सोडियम होती है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जिंक और कॉपर। ठीक है, उसके बाद क्या है? Fe2O3 एल्यूमिनेट, और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया? अच्छा, संयोजन अभिक्रिया का होता है। संयोजन अभिक्रिया होता है जिसमें दो चीज़ों को ऐड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संयोजन, यानी कि एडिशन। उसके बाद विघटन क्या होता है? यानी कि जो चीज टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं? विघटन, यानी कि टूटता है। और विस्थापन क्या होता है? यानी कि वो क्या करते हैं? एक जो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है वो कम वाले रिएक्टिव को क्या करता है? उसके यौगिक से अलग कर देता है। तो ये कैसा है? देखो यहाँ पे आयरन क्या हुआ? आयरन भैया तो अलग हो गए, तो ये कैसा? विस्थापन, बेचारा अलग कर दिया। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है, क्या बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन
कार्बन और हाइड्रोजन को मिलकर क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अम्लजान किससे बनता है, अम्लजान जो है हमारा गोल्ड और एक्वारेजियस बनता है। पढ़ोगे आगे भाई, गोल्ड और एक्वारेजियस इसका संबंध होता है अम्लराज का। तो ये कैसा होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, जिसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद बोरोन और एल्युमिनियम आवर्ती में किस वर्ग आता है। देखो बोरोन और एल्युमिनियम, देखो मैं एक ट्रिक बताती हूँ। बैंगन, गाजर, बैंगन आलू गाजर इन थैला, यानी कि बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब कौन से ग्रुप के आते हैं, ये सब ग्रुप नंबर 17 के आते हैं। इसके अलावा ये 17 ग्रुप में कौन सा आता है, तो जैसा कि मैंने बताया था 17 ग्रुप में हेलोजन्स आते हैं, 9 में कौन सा आता है, इसमें ट्रांजिशन जैसे कि निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम, ये सब आते हैं, ठीक है। और ग्रुप नंबर 3 में कौन सा आता है, 3 में कौन सा आता है, स्कैंडियम, वाई और द लेंथेनियम, ये सारी चीज़ें आते हैं। देखो इसी में आ जाते हैं लेंथेनॉइड्स भी आते हैं, एक्टिनॉइड्स में आते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 में कौन सा आता है, लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स और हमारे डियर मेटल। तो ये सबसे बड़ा ग्रुप कहलाता है, क्या ये लार्जेस्ट ग्रुप है। हमें क्या पूछा गया, बोरोन और एल्युमिनियम किस में पाया जाता है, 13th ग्रुप में पाए जाते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो उसका पीला रंग किसके होता है, क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम या फिर क्लोरोप्लास्ट या फिर यूरोकोप्लास्ट, तो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ की उपभोक्ता क्या। अब देखो एक प्लांट है, प्लांट को कौन खाया, कोई जानवर खाया, ठीक है। उस जानवर को ना बाघ भैया खाते हैं भाई, शेर समझो, तो वो किसको खाता है, ये 1 2 1 3, तो किसने, तृतीय पोषी स्तर है। पित्तरस स्रावित होता है, तो पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, पित्तरस जो होता है हमारा, देखो छोटी इंटेस्टाइन से तो नहीं होता है, अग्नाशय से, तो पेनक्रियास से क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है। ग्राही को क्या बोलते हैं, डेड्रो बोलते हैं। यकृत, यानी कि हमारा पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, यकृत से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिल्ली, मनुष्य और चमगादड़ का अग्रपात क्या है, तो ये तीनों का कैसा हो जाता है, देखा पैर देखना सही नहीं होता है, इसका तो बिल्ली, हमारा पैर, हाथ, और चमगादड़ का जो जिससे वो चलते हैं, तो तीनों कैसा होता है, समजात अंग होते हैं। कैसा होता है, समजात अंग होते हैं। निम्नलिखित में से पुनरुत्थान यानी कि रीजनरेशन किसमें दिख रहा है, रीजनरेशन किसमें दिखता है, हाइड्रा, मेढक या फिर गाय में। अरे भाई गाय तो बच्चा देता है, मेंढक क्या देता है, अंडा देता होगा, देता है ना अंडा, जो कि मेटामॉर्फोसिस से जाके ग्रो करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें कैसा होता है, पुनर्वेदन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। हाइड्रा को तुम काट दो, इतना छोटा सा पार्ट को काट दोगे तो ये क्या होगा, फिर से ग्रो करेगा। किसी जीव के जीन संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है, जीन को क्या बोला जाता है, जीनोटाइप, फिनोटाइप या फिर विभिन्नता या फिर अनुवांशिकता। तो जीनोटाइप ही बोलते हैं, जीन को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप क्या बोलते हैं, आउटर अपीयरेंस को, हम लोग दिख कैसे रहे हैं, आउटर अपीयरेंस को, यानी कि हम लोग दिख कैसे रहे, उसको क्या बोला जाता है, फिनोटाइप बोलता है। विभिन्नता क्या बोला जाता है, जो भी हमारे अंदर चेंज हो जाता है। अब तुम्हें ये पता होगा कि 99.9% कैसे होता है, हमारा जीन सीक्वेंस सेम हो जाता है, 0.1% ही अलग होता है, जिसके कारण हम लोग का दिमाग, मेंटलिटी, सोच, विचार, शकल सब अलग होता है, इसी 0.1% के कारण। तो जीवों के जीन की संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ऊपर चलो। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों से इस बड़ी पार्टी के अनुसार ऋणात्मक होती है, किसकी होती है, देखो समतल दर्पण कैसा होता है, मैंने बताया था उस दिन, ये सब तो मैंने पढ़ा है, खुद पढ़ा है भाई। समतल दर्पण कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, इसका जितना आकार रहता है, जितना बिंब का आकार रहता है उतना ही प्रतिबिंब का भी आकार बनता है, यानी कि सेम रहता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या था, निगेटिव बन रहा था, ठीक है। उत्तल दर्पण कैसा है, पॉजिटिव बनता है, और कैसा बनता है, छोटा बनता है, स्मॉल बनता है। तो हमें क्या बोला गया है,
फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार जो होता है ऋणात्मक होता है। तो कैसा होता है? अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अवतल दर्पण के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब के बनने की वस्तु कैसे होती है? देखो, काल्पनिक प्रतिबिंब, अब आवर्धन में जो होता है अवतल दर्पण में कहाँ पे बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब? इसमें सारे, देखो अवतल दर्पण में सारे कैसे बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब ही बनते हैं। बस एक जगह जो है, बस एक जगह ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो भी कहाँ बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि फोकस और पोल के बीच जब रखते हैं तो ये क्या बनता है? पीछे बनता है, बड़ा बनता है और कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो मैंने बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये रहा पहला। दूसरी बात क्या बोला था मैंने कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलो अब क्या बोला गया, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है, यानी कि वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका मान क्या होता है? उसका मान होता है साइन आर बटे आर या साइन आर, दोनों को प्लस करते नहीं भाई, साइन आई बटा आर हो जाते हैं, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? तो लेंस को किस में आते हैं? 1/मीटर। तो इसको क्या बोला जाता है? 1/मीटर को हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। तो अब जाके लेंस वाले को ये मत बोलना है कि हमको ना 5 मीटर का लेंस दे दीजिए, नहीं नहीं, हमको 5 डायोप्टर का लेंस चाहिए, समझे? क्या होता है? डायोप्टर होता है। अब तक लेंस के आवर्धन बराबर होता है। अच्छा पहली बात तो ये बताओ, आवर्धन क्या हो जाता है? आवर्धन का मतलब हो जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, उसको क्या बोला जाता है? बिंब की ऊंचाई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है आवर्धन। तो क्या होता है? देखो u और v, देखो हम तुमको बताया है कि रेशियो में आता है, ठीक है? तो रेशियो, ये तो रेशियो नहीं है, इसको तो काट दो। उसके बाद प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को हम लोग किससे दर्शाते हैं? इसको u को क्या करते हैं? u क्या है? बिंब, बिंब की ऊंचाई है, ठीक है? और v क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। हमें क्या लेना था? प्रतिबिंब बटा बिंब, प्रतिबिंब बटा बिंब। तो प्रतिबिंब किसको होगा? v, यानी कि हमारा v क्या होगा? ऊपर होगा, v बटा q। ये क्या है? ये, अच्छा ये तो मैंने उस दिन भी बताया था। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 2.24 होता है, यानी कि 1.24 नहीं भाई, कितना होता है? 2.24, 2.24 या 2.42, बताओ जल्दी। तो इसका ये वाला क्वेश्चन कभी मत बोलना भाई, गलत है ये। यानी कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा कितना होता है? 2.42 होता है। उसके बाद क्या हो रहा है? एक बिंब कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक बिंब कितने सतहों से घिरा होता है? एक बिंब जो होता है 3 सतहों से घिरा होता है, ऐसा होता है बिंब, ठीक है? प्रिज्म, अब इससे कोई भी एक वाइट लाइट आती है तो वो तुम्हें पता है कि बहुत सारे रंगों में, कितने रंगों में? बेबी ग्योर, ग्योर यानी कि हमारा इंद्रधनुष जो बनता है ना, उतने रंगों में तो कितने सतहों से घिरा होता है? तो हमारा जो रहता है 3 सतहों से घिरा हुआ रहता है। उसके बाद होता है निम्नलिखित में से किसका रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? रंध्र का मतलब क्या होता है? रंध्र का मतलब होता है स्ट्रोमाटा। किससे होता है? स्ट्रोमाटा। किससे घिरा होता है वो? गार्ड सेल से, क्यूटिकल सेल से, वातरंग से, या फिर निम्नलिखित में से किसी नहीं से, ठीक है? किसके? तुम बता देना ये वाला क्वेश्चन, या फिर मैं लास्ट में बताती हूँ, ठीक है? तो कमेंट करना। कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती है? हमारे शोषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? देखो 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 देखो, सुनो सुनो, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया? मुक्त करते हैं, तो क्या मुक्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
ये दोनों गैस क्या होता है, सल्फर ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका शोषण से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरणें प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? तो प्रकाश के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सी रंग होती है? देखो किस रंग का, देखो अब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ना एक किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। वहाँ पे एक एरोबिक बैक्टीरिया रखा और वहाँ से लाइट दिया। उन्हें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा कौन से रीजन में खाना बन रहा है, रेड और ब्लू रीजन में हो रहा है। तो बैक्टीरिया कहाँ आके लगेंगे, रेड और ब्लू रीजन में ही आके लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण के सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या था, हरा, नीला, नीला या फिर लाल। तो क्या होता है, लाल रंग होते हैं, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होते हैं, क्या मुक्त होते हैं? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ ऊर्जा या फिर सिर्फ वाटर या फिर इनमें से सभी? तो क्या होता है इनमें से, यदि हम लोग ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तोड़ते जाएंगे तो इनमें क्या होगा, वाटर निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, हमारा एटीपी निकलेगा, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज में से सब कुछ निकलता है। देखो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य या फिर, देखो पारगम का मतलब क्या हो जाता है, टोटली ये एक झिल्ली है, इसके आर पार आप जा सकते हो तो इसको क्या बोलते हैं, पारगम बोलते हैं। अपारगम क्या होता है, इसके अंदर आप नहीं जा सकते, इसको अपारगम बोलते हैं। अर्ध कैसा होता है, यानी कि हम परमिशन देंगे तब आप अंदर जाएंगे, बिना पूछे आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो कैसा होता है, तो हमारी जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी ऐसी होती है, मेरे से परमिशन लो भाई, तुम कैसे हो मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। तो वैसे तो कोशिका झिल्ली कैसे होती है, अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, उसके बाद एटीपी का वास्तविक रूप है, अरे एटीपी जी, एटीपी को क्या बोला जाता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडेनिन थाइसफॉस्फेट, गलत, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो हमारा कौन सा होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते, क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है, किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? अब देखो बचपन में क्या है वो वाला टेस्ट कि हम लोग ना चावल पे जो होता है आयोडीन को दे देते हैं। आयोडीन कैसा होता है, तो यदि इसमें स्टार्च हो तो वो कैसा होता है, वो काला या फिर नीला रंग का हो जाता है। तो स्टार्च की उपस्थिति जांच के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है, सरफरीन, योफ्रीन या फिर मेथिओनिन? नहीं भाई, आयोडीन का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? अब देखो प्रकाश की मात्रा पर, प्रकाश के गुण पर। देखो प्रकाश संश्लेषण अच्छी कब होगी, जब लाइट रहेगी, लाइट देर तक रहेगी, जल्दी खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाता है, नहीं होगी। तो किस चीज पे डिपेंड करती है, क्या होता है, देखो प्रकाश के गुण पर, यानी कि अच्छे से लाइट होना चाहिए। दूसरी बात, प्रकाश कब तक हो रही है, यदि शाम तक हो रही है तो अच्छी खाना बनेगी भाई। तो ये किस चीज पे डिपेंड करती है, दोनों पर, प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा दोनों पर ही करती है।